नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं वो है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो या तो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में देखें। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके साथ में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट भी आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपने अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली PDF, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनियर के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन का एरिया और भी ज़्यादा ब्रॉड और व्यापक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में। चलिए आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ओजोन लेयर वातावरण की किस परत में उपस्थित होता है? यानी कि ओजोन परत जो है वो किस वातावरण की किस परत में उपस्थित होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 2 है मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रोपोस्फीयर और ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, चलिए स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है दोस्तों, इसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और समताप मंडल के बारे में अगर बात करी जाए तो शोभ मंडल के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे अर्थ की जो लोवेस्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर होती है। इसके ऊपर जो होता है वो है ट्रोपोस्फीयर को हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर होती है इसे हम समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है यानी कि चौड़ाई कितनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो पूरी चौड़ाई है वो है 60 से लेकर के यानी 40 से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो ओजोन परत है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या कार्य करती है? तो ओजोन परत जो है इसका फंक्शन होता है हमारी अर्थ पे UV रेडिएशंस को आने से रोकना। जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, इन सारी लेयर्स को अर्थ की सरफेस पर आने से रोकती है ओजोन लेयर, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि ओजोन लेयर की क्षरण के लिए यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे, उन सभी के बारे में हमने चर्चा करी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1985, ऑप्शन नंबर 2 है 1980, ऑप्शन नंबर 3 है 1986 और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है 1978। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1980। अच्छा, अगर आपसे डेट पूछी जाती है कि कौन सी डेट को वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो 27 दिसंबर 1980 को पारित हुआ था वन संरक्षण अधिनियम। अच्छा, यहाँ के फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम के बाद क्या क्या बदलाव आए। तो इसका जो कार्य था एक्ट का, ठीक है, इसके अंतर्गत पेड़ों से जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी यानी कि जो फॉरेस्ट हैं, ऐसी प्रजातियां पौधों की, वनस्पति की जो विलुप्त होने जा रही हैं, और किस तरीके से वनों का संरक्षण किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए सबसे बड़े रिसोर्सेज का काम करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ठीक है। और अबाउट हमारी अर्थ का जितना 20% ऑक्सीजन है वो हमें वनों से ही मिलता है, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन नंबर 2 है झूम खेती, ऑप्शन नंबर 3 है निर्वाह की खेती और ऑप्शन नंबर 4 है गहन खेती। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है झूम खेती। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती एक ऐसी प्रणाली होती है, आपने सुना होगा उत्तराखंड की तरफ की जो एरियाज़ हैं वहाँ की जो ज़मीन है, क्योंकि अब
पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, तो नदियाँ बहकर ये जो मृदा होती है इसके उपजाऊ जो तत्व होते हैं अपने साथ बहा ले जाती हैं। इस कारण यहाँ के जो मैदान होते हैं इनसे उपजाऊपना खत्म हो जाता है। तो इन्हीं मैदानों को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ के किसान क्या करते हैं कि 3-4 साल लगातार फसल उगाने के बाद ये जो फसल होती है इसे 1 साल पड़ती छोड़ दिया जाता है। जब अनाज निकाल लिया जाता है फसलों में से, तो जो भूसा या फूस बचती है उसको जलाकर खेत में छोड़ दिया जाता है महीनों तक। और वापस जब बारिश होती है तो ये जो राख होती है, ठीक है, एक तरीके से ये खाद का काम करती है और वापस खेतों को वापस उपजाऊ बना देती है। तो यही जो प्रणाली है वो होती है झूम खेती। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम्स में आए थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप सीटेट के एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 है 20 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 3 है 16 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर 4 है 10 फरवरी 1948। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है संविधान ने राष्ट्रगान को पहली बार 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम्स में कि राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कब गाया गया था और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो राष्ट्रगान की जो रचना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और ये असल में एक पोयम थी, यानी कि एक कविता थी जिसको उन्होंने जॉर्ज पंचम की स्वागत के लिए गाया था। हालांकि बाद में चल के इसे और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि इन्होंने भारत के जो परिदृश्य हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को उन्होंने इस कविता में प्रदर्शित किया था। ठीक है, यहाँ से एक और आपका क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1971 में गाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये कब गाया गया था? जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर को, तब इसे गाया गया था और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो पंडित विशन नारायण दत्त थे। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको पता भी होगा कि जो राष्ट्रगान है उसके गाने का समय कितना है। तो राष्ट्रगान को गाने का जो समय वो है 52 सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें तो उनमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पुष्कर मेला का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर और ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अजमेर जो है यहाँ से कुल 11 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है पुष्कर। ठीक, पुष्कर में ये बेसिकली एक एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी यहाँ पर जानवरों को भी ले आया जाता है। और ये जो मेला है यानी कि पुष्कर मेला, इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि पुष्कर मेला कौन से दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है पुष्कर मेला। ठीक, कहाँ पे मनाया जाता है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे खतरनाक है? आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी यूवी रेडिएशन है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल या खतरनाक साबित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है यूवी रेडिएशन ए, ऑप्शन नंबर 2 है यूवी रेडिएशन बी, ऑप्शन नंबर 3 है यूवी रेडिएशन सी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूवी रेडिएशन सी। ठीक, अच्छा चलिए थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करते हैं ए, बी और सी तीनों के बारे में। तो ए, बी जो रेडिएशन है, ठीक है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन डिजीजेस के लिए, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह होते हैं। ठीक है, सन बर्न्स होती हैं। तो बेसिकली यूवी रेडिएशन ए और यूवी रेडिएशन बी जो है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन डिजीजेस के लिए। लेकिन अगर बात करी जाए यूवी रेडिएशन सी की, तो सी इतनी ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग होती है, जो उसकी पेनिट्रेशन पावर है बहुत ज़्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इन्हें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है वो है यूवी रेडिएशन सी।
इसके फैटल इफेक्ट्स क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रभाव है वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पड़ता है। तो ये जो यूवी रेडिएशन सी है ये जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक चेंज पैदा करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। सेकेंड थिंग, जो स्किन कैंसर है वो भी यूवी रेडिएशन सी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, और जो छोटे जो लोअर लेवल के जो नर्वस डिसऑर्डर होते हैं वो यूवी रेडिएशन सी के कारण देखे जाते हैं। नेक्स्ट है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट होने का एक कारण यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर भी माना जाता है। और प्लांट ग्रोथ यानी कि जहाँ पर भी जैसे कि आपको पता होगा कि ओजोन लेयर का क्षरण कई सारे एरिया में हो चुका है, तो जहाँ पर भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन हुई है और जहाँ पर यूवी रेडिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट देखा गया है वहाँ की वनस्पति यानी कि वहाँ के जो पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम देखी गई है। ठीक है, तो कई सारे जो हैं वो बैड इफेक्ट देखे गए हैं यूवी रेडिएशन के। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 है कवक, ऑप्शन नंबर 3 है मृदा और ऑप्शन नंबर 4 है फॉस्फोरस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कवक। कवक जिसे इंग्लिश में फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंजाई जो होते हैं इन्हें हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अपघटक की तरह काम करते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के जो डेड पोर्शंस होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले टुकड़े होते हैं, उन्हीं के ऊपर कवक जो है या जो फंजाई है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हें इसलिए अपघटक के नाम से जाना जाता है। कई सारे ऐसे कवक हैं, जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा फंगस है, कौन सा ऐसा कवक है जिसे आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो है मशरूम। ठीक है, कई सारे ऐसे रोग हैं जो कवक से होते हैं, जैसे कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। ठीक है, कई सारे आप फंगस देखेंगे जैसे कि म्यूकोर है, म्यूकोर से डिजीज होती है म्यूकोरोमाइकोसिस। और जो एग्रीकस है आपका, एग्रीकस कहा जाता है मशरूम को, ये यूज़ होता है एडिबल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, फंजाई से एक और कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए कि आपको पता होगा कि एंजाइम्स का जो बेसिक एंजाइम्स के फंक्शन का जो प्रॉपर टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यानी कि इतने टेम्परेचर में कोई भी एंजाइम, चाहे हमारे शरीर का हो या हमारे बाहर एटमॉस्फेयर का हो, एनवायरनमेंट का हो, सराउंडिंग का हो, सारी जगह पे ये जो टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इस टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हाईली एक्टिवेटेड स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो बसंत की ऋतुएं होती हैं उस टाइम ये टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पे चल रहा होता है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर होता है स्किन इन्फेक्शंस का। ठीक है, और ये फंगस के कारण ही होता है, और इसीलिए जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा फैटल साबित होता है। जब आपने देखा हुआ इस टाइम में पतझड़ की ऋतुएं आती हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है, पत्तों का गिरना भी जो होता है ये भी फंजाई के कारण देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था जब ये एक नेशनल पार्क के रूप में जाना गया था। ठीक है, तो गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है या कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुजरात। गुजरात के अंदर ये जो गिर शेर परियोजना है वो स्टार्ट करी गई थी 1973 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। तो 1973 को ये जो परियोजना है गुजरात की, इसे स्टार्ट किया गया था। ये गिर परियोजना है कहाँ पर एग्जैक्टली? तो जो लोकेशन है वो है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ ही वो स्थान है जहाँ पे गिर परियोजना स्थित है।
जो लायन है यहाँ के, यानी कि यहाँ पे जो शेर रखा जाता है वो बब्बर शेर माना जाता है। ठीक है, बब्बर शेर, जिसे होम ऑफ एशियाटिक लायन कहा जाता है। ठीक है, गिर को क्या कहा जाता है? होम ऑफ एशियाटिक लायन। ठीक है, और बब्बर शेर को आप किस नाम से और जानते हैं? एशियाटिक लायन के नाम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है WWF से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं WWF, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या फिर इनका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन नंबर 2 है वर्ल्ड वॉर फंड, ऑप्शन नंबर 3 है वर्ल्ड वॉच फंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है WWF से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, यानी कि WWF। तो 1962 में IUCN ने एक फंडिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये संस्था करती क्या है, ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो WWF का जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि WWF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वह स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका लोगो क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका लोगो है विलुप्त हो चुकी प्रजाति जॉइंट पैंडा। ठीक, ये संस्था करती क्या है, यानी कि WWF का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो ये जो फंक्शन है इसका वो है, ये सभी जो एनिमल्स है, यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, जो जंगली जानवर हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है देशों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कोई ऐसी प्रजाति है बर्ड्स की, ठीक है, जो कि विलुप्त होने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा वाइट टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त होने वाली है। बहुत ही लेस नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए WWF जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेसिकली इसका फंक्शन ही यही है। फंक्शन बेसिकली इसका यही है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं उन सभी की रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली श्रेणी, ऑप्शन नंबर 2 है लद्दाख ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर 3 है गंगोत्री ग्लेशियर, और ऑप्शन नंबर 4 है मिलाप ग्लेशियर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है गंगा नदी जो है वो निकलती है अरावली श्रेणी से। ठीक है, गंगा नदी जो है वो उसका उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, और ये 3090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री या फिर हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, जो गंगा नदी है वो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला है उत्तराखंड यानी कि UK, दूसरा है उत्तर प्रदेश यानी कि UP, ऑप्शन, और तीसरा जो है तीसरा ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है झारखंड, और चौथे में है बिहार, पांचवा है वेस्ट बंगाल। ठीक, अच्छा, वेस्ट बंगाल से ही जो गंगा नदी है वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है EVS में कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा के साथ मिल जाती है, तो इन दोनों नदियों का जब प्रवाह होता है तो एक नई नदी बनती है। तो उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके गंगा नदी के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ खत्म होती है हमारे क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट सीरीज़। आई होप आपने आज की जो सीरीज़ थी वहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखा होगा, और क्वेश्चन जो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, और हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।